करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट विच is the types of remedies which are available with the non-defaulting party in case of breach of contract, जिसका एक portion the types of damages I have already covered। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से वो वीडियो को देख लो, क्योंकि टाइप्स ऑफ डैमेजेस को जानना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि जो नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी है वो किन किन टाइप्स के डैमेजेस को वसूल कर सकती है, राइट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर एंड यहाँ पे जानते हैं कि भाई डैमेजेस के अलावा भी और क्या क्या नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी यानी कि जो एग्रीव्ड पार्टी है वो क्या क्या क्लेम कर सकती है। तो सबसे पहले तो बनता है कि भाई रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना तो बनता है ना यार। देखो बात ऐसी है कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्ट में ये बोला कि भाई मैं तुझे 100 kg ऑफ व्हीट सप्लाई करूंगा, जबकि ए ने क्या किया, बी को 100 kg ऑफ व्हीट सप्लाई नहीं किया। तो यानी कि यहाँ पे उसने अपना प्रॉमिस जो था वो तोड़ दिया एंड उसको धोखा दे दिया, एंड दिस इज कॉल्ड एज द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बी के पास पहली तो चीज है कि भाई वो सीधा सीधा उसको कौन से टाइप का उसका डैमेज है उसको वो डायरेक्टली उसके लिए स्यू कर सकता है, अपना पैसा ले सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये वो कर सकता है कि भाई रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कैंसिल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो बी यहाँ पे पूरी तरीके से उसको पूरा हक है भाई कि पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल कर दे। एब्सोल्युटली अगर सामने वाला पार्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो कैंसिल करेगा, और उसके साथ साथ वो क्या लेगा, कंपेंसेशन लेगा, कंपेंसेशन लेगा एंड डैमेजेस। ओके, अगेन किस टाइप के डैमेजेस लेगा, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। तो रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का सिंपली मीनिंग क्या होता है, आपको एक ही चीज याद कर रखनी है कि रिसेशन मतलब होता है कैंसलेशन। व्हेन वन पार्टी ब्रेक्स द कॉन्ट्रैक्ट द अदर कैन ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेसिंडेड और टर्मिनेटेड, यानी कि यहाँ पे बी की बात हो रही है। द नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी इज अब्सॉल्व्ड फ्रॉम परफॉर्मिंग ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली राइट। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एंड बी ने बोला था कि भाई तू जैसे ही मुझे वीट सप्लाई करेगा मैं तुझे पैसे दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी क्या है, बी को अब यहाँ पे पैसे देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ए ने परफॉर्म किया ही नहीं, तो वो पैसे किस बात के देगा, ठीक है। या एक्चुअली सुनने में लगता है कि भाई ये मैम क्या कह रही है, ये तो पता है हमको, ठीक है, हम इतने भी बुद्धू नहीं है, बट बेटा जब यही पॉइंट एग्जाम में लिख के आना होता है ना, तब आप कर देते हो गड़बड़। तो इसीलिए मुझे इतने सिंपल से पॉइंट को भी इतना इन डिटेल आपके लॉ के लीगल लैंग्वेज में समझाना पड़ रहा है, जो अभी चीज आपको एकदम लाइट सी लग रही है ना, बहुत इजी सी लग रही है, वही जब आप लिखने जाते हो ना एग्जाम में, वो तब आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सी लग जाती है, ठीक है। तो सिंपल पॉइंट्स को भी समझो कि उसको लीगल लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है, क्योंकि अगर आप लीगल लैंग्वेज में लिखना सीख जाओगे तो आप इतने सिंपल पॉइंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, एंड आपको ये सब मेरे ही चैनल पर सीखने मिलेगा। तो वैसे भी मैंने बोला नहीं अब तक कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो एंड शेयर विथ योर सीए फाउंडेशन बडीज सो दैट यू कैन स्कोर द बेस्टेस्ट मार्क्स इन लॉ। एंड मेरे वीडियोस देखने के बाद आपको लॉ बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं अपन अपने टॉपिक के तरफ। ओके, मैंने अपनी मार्केटिंग कर दी है, ओके, अब बाकी का काम तुम्हारा है कि तुमको शेयर करना है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दी पॉइंट, ये जो सिंपल दिखने वाला पॉइंट है उसका जो लीगल लैंग्वेज है वो ये है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, द नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी इज अब्सॉल्व्ड फ्रॉम परफॉर्मिंग ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, एंड इसका एक प्यारा सा एग्जांपल दिया हुआ है। ए promises B to deliver 50 bags of cement on a certain day. B agrees to pay on receipt. A fails to deliver on the appointed day. B is discharged from paying. ठीक है, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो टॉपिक के रिलेटेड डेफिनेशन लिखना है, उसके प्रोविजंस लिखना है, उसका एग्जांपल लिखना है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है। एंड अगर इसके ऊपर कोई केस स्टडी आ जाती है तो भी सेम रूल है कि भाई पहले तो सेक्शन लिखो, डेफिनेशन लिखो जिसके बारे में पूछा है, फिर उसके प्रोविजंस लिखो, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस दो, फिर एनालिसिस दो, ठीक है। 5 पार्ट में आंसर डिवाइड होता है। हमेशा मैं कहती हूँ ये प्रेजेंटेशन पैटर्न बिल्कुल फॉलो करना है, इसको बिल्कुल मिस आउट नहीं करना है, एंड लास्ट में होता है कंक्लूजन।
ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द केस स्टडी। ओके, तो अभी के अभी बुक में भी नोट डाउन करके ले लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसके बिना मार्क्स स्कोर नहीं होने वाले हैं। ठीक है ना, एंटाइटल टू क्लेम डैमेजेस फॉर एनी लॉसेस सफर्ड। हाँ जी, इतना तो बिल्कुल समझ में आ गया है, सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी किसी टाइप का झोल झाल नहीं होना चाहिए दिमाग में, सिंपल सा पॉइंट है। रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड आप वहां पे डैमेजेस को वसूल कर सकते हो। किस टाइप के डैमेजेस को वसूल कर सकते हो ऑलरेडी पढ़ा है इससे पहले वाले वीडियो में। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज अ बिट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड जहां पे लीगल लैंग्वेज की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको समझने में। क्वांटम मेरिटम। क्वांटम मेरिटम का सिंपल मीनिंग होता है कि भाई एज मच एज अर्न्ड। ठीक है, एज मच एज अर्न का क्या मीनिंग होता है? देखो यहाँ पे है ना, क्वांटम मेरिटम में कोई कंपेंसेशन की बात नहीं हो रही है, ये चीज याद रखना। यहाँ पे कोई कंपेंसेशन की बात नहीं हो रही है। अब तक हम जो भी पॉइंट पढ़ रहे थे ना, वहां पे क्या हो रहा था कि नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी कंपेंसेशन वसूल कर रही थी, लेकिन क्वांटम मेरिटम में लॉ ने किसको प्रोटेक्ट किया है? परफॉर्मिंग पार्टी को प्रोटेक्ट किया है। परफॉर्मिंग पार्टी मतलब क्या? अपने एग्जाम्पल में परफॉर्मिंग पार्टी कौन है? ए है परफॉर्मिंग पार्टी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था 100 केजी ऑफ व्हीट को सप्लाई करने के लिए, लेकिन ए ने क्या किया? सिर्फ 50 केजी ऑफ व्हीट को सप्लाई किया एंड बी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। समझो इस बात को, ए ने सप्लाई किया सिर्फ 50 केजी। पहले तो चीज है कि भाई ये परफॉर्मेंस पूरी नहीं है, तो यहाँ पे बी को क्या करना चाहिए था? आइदर ही शुड हैव कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली एंड फिर वो डैमेजेस वसूल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बी ने क्या होशियारी मारी? बी ने होशियारी मारी कि 50 केजी ऑफ व्हीट भी एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल कर दिया एंड उसके साथ साथ अब वो डैमेजेस भी क्लेम करना चाहता है ए से पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो क्या यहाँ पे बी ऐसी डबल होशियारी कर सकता है? इतनी स्मार्टनेस दिखा सकता है वो? नहीं, यहाँ पे लॉ प्रोटेक्ट करेगी ए को, क्योंकि भाई ए ने जितना सप्लाई किया है ना, ठीक है, 50 केजी अगर सप्लाई किया है एंड तूने एंजॉय भी किया है उसको, तूने रख लिया वो माल अपने पास, तो अब बी ये नहीं कह सकता कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा हूं और मैं तुझे एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ठीक है, कुछ भी पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि बात तो हुई थी 100 केजी ऑफ व्हीट के, लेकिन तूने तो 50 दिया है। ठीक है, मैं 50 तो रख रहा हूं, लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दूंगा एंड मैं तुझे कुछ भी पैसे नहीं दूंगा। ये बी बिल्कुल भी नहीं कह सकता है। यही कॉन्सेप्ट होता है क्वांटम मेरिटम का। समझो, बात को अच्छे से समझो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? लैटिन वर्ड क्या बोलता है? दैट एज मच एज अर्न्ड। कौन अर्न कर रहा है? परफॉर्मिंग पार्टी अर्न कर रही है। पार्टी इज कंपेंसेटेड फॉर सर्विसेज वर्क ऑलरेडी डन व्हेन नो स्पेसिफिक रेम्यूनरेशन फिक्स्ड और कॉन्ट्रैक्ट पार्शियली परफॉर्म। हम लोगों ने जो एग्जांपल डिस्कस किया वो है कॉन्ट्रैक्ट पार्शियली परफॉर्म। ठीक है, एंड एक जो और एक पॉइंट यहाँ पे क्या मेंशन है? एक पॉइंट मेंशन है व्हेन नो स्पेसिफिक रेम्यूनरेशन फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल, चलिए इसका भी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं अपन। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी जो है ना, वो मार्केट में नया नया आया है। ठीक है, एंड यहाँ पे वो बिल्कुल बोला भाला है, उसका फर्स्ट ईयर ऑफ जॉब है एंड ये गया ए के पास जो कि इंटरव्यूअर है, एंड यहाँ पे ए ने क्या बोला? ठीक है, आप कल से आ जाइए एंड you just give your services, आप आपकी सर्विसेज दे दीजिए एंड हम आपको देखते हैं कि आप कैसा काम करते हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको पेमेंट करूंगा। ठीक है, ये बात हो गई। यहाँ पे रेम्यूनरेशन फिक्स नहीं हुआ है। ठीक है, तो पर बी ने क्या किया? अगले दिन से आया, वो तो नया नया मार्केट में आया है, वो जॉब करने वाले का जॉब करना है उसको। ठीक है, तो वो आया एंड 1 महीना भर काम किया, उसने पूरा 1 महीना काम किया। रेम्यूनरेशन तो डिसाइडेड हुआ नहीं था, लेकिन मंथ एंड हो गया एंड बी क्या गया? बी गया ए के पास एंड ए को बोला कि सर 1 महीना हो गया, तो प्लीज आप मुझे जो भी है आपका डिसीजन बता दीजिए कि आपको मेरी सर्विसेज कैसे लगी एंड आप क्या मुझे रखने वाले हो, लाइक वॉट एवर द रेम्यूनरेशन पार्ट इज दैट, प्लीज जस्ट आप उस पार्ट को जो है वो दे दीजिए मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे ए ने होशियारी दिखाई एंड ए ने बोला मैं तुझे कौन से पैसे दूं? पैसे की बात तो हमारे बीच में हुई ही नहीं थी। ठीक है, तो अब पैसे की बात हुई नहीं, तूने मुझे बोला ही नहीं कि तू कितने पैसे लेने वाला है, तो मैं तुझे क्यों दूंगा कोई भी पैसे? तो ए यहाँ पे क्या करता है? पैसे देने से साफ इनकार कर देता है। तो इस सिचुएशन में लॉ किसको प्रोटेक्ट कर रही है? परफॉर्मिंग पार्टी। यहाँ पे कौन हुआ? बी हो गया परफॉर्मिंग पार्टी एंड यहाँ पे
उसने काम तो किया है भैया, 1 महीने की सर्विसेज तो उसने प्रोवाइड करी है बकायदा, तो यहाँ पे ए उसको बोल नहीं सकता कि मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा क्योंकि रेम्यूनरेशन फिक्स नहीं हुआ था। ये क्या है ना नॉनसेंस, आप तो रीजन दे रहे हो। तो बी बोलेगा चल भैया मैं तो एजेंसी हूँ, मैं तुझे कोर्ट में लेके जाता हूँ, तूने मतलब रेम्यूनरेशन फिक्स नहीं किया तो और मेरी सर्विसेज ली तो क्या तू ऐसे कर सकता है कि तू मुझे पैसे नहीं देगा? मैं तो अपनी मेहनत की कमाई लेके रहूंगा। उसी मेहनत की कमाई को बोला करते हैं क्वांटम मेरिटम। आई होप दैट नाउ दिस पॉइंट इज डेफिनेटली क्लियर टू यू। ठीक है, तो चलो अब दोबारा से रीड करो, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना जोर देके पढ़ा रही हूँ। ठीक है, party is compensated for services work already done when no specific remuneration fixed, जो अपन ने अभी डिस्कस किया, और कॉन्ट्रैक्ट पार्शियली परफॉर्म, ये वाला जो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब भाई कंडीशन क्या क्या, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी डिस्चार्ज, क्लेम बाय पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट, ऑब्वियसली। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो चुका है, जैसे कि यू नो ए और बी का बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो डिस्चार्ज हो गया, इसने 1 महीने की सर्विसेज दी, वो बात वहां पे खत्म हो गई है। दूसरा, क्लेम बाय पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट, यहाँ पे जो पार्टी डिफॉल्ट में नहीं है उसका क्लेम है, यानी कि परफॉर्मिंग पार्टी का क्लेम है। नेचर क्या है, कंपेंसेटरी नेचर नहीं है, रीइंस्टीट्यूटरी नेचर है। ठीक है, मतलब कि जितना काम किया उतनी अपन भरपाई कर रहे हैं, कंपेंसेशन नहीं वसूल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मेहनत की कमाई को मिलना लेना इज रीइंस्टीट्यूटरी। ठीक है, आप ये वर्ड्स आपके बुक में साइड में नोट डाउन करके ले सकते हो। ये समरी नोट्स चाहिए तो फ्री में अवेलेबल है, आप भी जाके देख लो, या फिर इसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करो, आई विल शिप इट टू यू टू योर home. Okay, next, purpose to fairly remunerate the party for work done or benefit conferred. ठीक है, claim arises in the following situations, very important। ठीक है, 2 मार्क का या फिर 3 मार्क का ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सारी चीजें अगर लिखोगे ना, कंपेंसेट नेचर लिखोगे, जैसे कि रीइंस्टीट्यूटरी नेचर, नॉट कंपेंसेटरी, एंड यू नो द क्लेम्स अराइजेस इन द फॉलोइंग सिचुएशन, ये सारे पॉइंट लिखोगे ना, कोई तुम्हारा आधा मार्क भी नहीं निकाल सकता। ठीक है, सो पहली तो व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और बिकम्स वॉइड, पहली चीज है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर बाद में जाके वॉइड डिस्कवर हो जाता है लेकिन पहले उसने कुछ परफॉर्म कर दिया है, फॉर एग्जांपल ए ने बी को कुछ सर्विसेज दी है एंड वो क्या हुआ, बाद में जाके वॉइड बन गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल चलो चेंज इन लॉ हो गया, ठीक है, चेंज इन लॉ हो गया एंड उसके वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड बन गया, वो परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन बी ने कुछ सर्विसेज एंजॉय करी है ए की, तो वहां पे जो कुछ सर्विसेज है ना, बी यहाँ पे होशियारी नहीं मार सकता कि अब तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो ए बोलेगा भाई ठीक है आगे से मेरी सर्विसेज मत ले, लेकिन मैंने जो पहले दी थी सर्विसेज वो तो मुझे लाइक यू नो पे कर उसके लिए मुझे। तो when a contract is discovered to be void or becomes void when work is done without intention to do so gratuitously, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं तुझे फ्री में सर्विसेज नहीं देने वाला हूं, ये ऑलरेडी पहले ही क्लियर था। ग्रेटिट्यूस मतलब क्या, फ्री सर्विसेज। ओके, व्हेन वर्क इज डन विदाउट इंटेंशन टू डू सो ग्रेटिट्यूसली, पहले ही दोनों के बीच में क्लियर है कि मैं पेड सर्विसेज ही दे रहा हूं। व्हेन देयर इज एन एक्सप्रेस और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर सर्विसेज बट नो एग्रीमेंट एज टू रेम्यूनरेशन, ऑलरेडी डिस्कस्ड। व्हेन वन पार्टी अबेंडन्स और रिफ्यूजेस टू परफॉर्म दी कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में से कोई भी रोक रहा है परफॉर्म करने को या फिर रिफ्यूजेस टू परफॉर्म दी कॉन्ट्रैक्ट, तो भाई उस कॉन्ट्रैक्ट में जितना परफॉर्मेंस हो चुका है, जिसने परफॉर्म किया है उतना उसको दे दीजिए आप पैसा। When the contract is divisible and the party not in default has enjoyed benefit of the part performance, जैसे कि अपन ने वो वीट वाला एग्जांपल लिया था, वहां पे डिविजिबल था, 50 kg उसको ट्रांसफर हुआ तो उतना पैसा दे दो। डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट एंड द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट, परफॉर्मिंग पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट था एंड हैज एंजॉयड द party not in default has enjoyed the benefit of part performance on B was a party not in default। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, he has enjoyed benefit of the performance, 50 kg तो उसको मिल गए थे, तो यहाँ पे वो उसको पैसा देना चाहिए। When an indivisible contract is performed completely but badly, the performer can claim the full amount subject to deduction for defects। Very important point। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सिंगर, ठीक है, सिंगर। अब क्या हुआ यहाँ पे, बी इज अ सिंगर एंड देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी कि बी क्या करेगा, ए के इवेंट पे जाके गाना गाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे कोई पार्ट नहीं हो सकता है ना, गाना जाके वो 3 घंटा यू नो
परफॉर्म करने वाला है, तो यहाँ पे एक ही बंदा परफॉर्म करने वाला है, दैट इज अ इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, बी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है एंड ही हैव परफॉर्म्ड बैडली, ठीक है, ही हैव परफॉर्म्ड बैडली। एंड यहाँ पे ए बोलता है कि भाई मैंने तो तुझे इतना अच्छा सिंगर समझ के तुझे बुलाया था एंड तूने तो पूरे शो की बजा दिया एंड तूने बिल्कुल भी अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, तो मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। तो यहाँ पे बी क्या बोल सकता है कि भाई मैंने परफॉर्म खराब किया, लेकिन मैंने परफॉर्म तो किया, मेरे अपने कुछ पर्सनल रीजन थे, मेरी तबीयत खराब हो गई, लेकिन स्टिल मैंने परफॉर्म तो किया, भले ही बैडली। तो भाई तू कुछ पैसा काट ले, लेकिन मेरा पूरा का पूरा अमाउंट तो नहीं रोक सकता है, ठीक है। मैंने indivisible contract is performed completely but badly, the performer can claim the full amount subject to deduction for defects. I hope कि अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू द क्वांटम मेरिटम एज मच एज अर्नड reinstated in nature, ठीक है। यहाँ पे टोटल है 6 पॉइंट्स जहां पे आप क्वांटम मेरिटम के अंडर क्लेम कर सकते हो, एंड दीज आर ऑल द 6 पॉइंट्स। मैम क्या ये सभी 6 पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे? यस एब्सोल्युटली, क्योंकि उसके ऊपर अगर उठ के सिंगल क्वेश्चन आ गया ना, तो वहां पे मैं नहीं चाहती कि आपके इतने इजी टॉपिक की वजह से मार्क्स जो है वो लूज हो जाए, ठीक है। नाउ coming back to the next one, suit for specific performance, यानी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बंदे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ए ने अगेन बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया एंड बी के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ज्यादा लाइक यू नो इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ए ने ब्रीच मार दिया, धोखा दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया। तो ए क्या बी क्या कर सकता है, कोर्ट के पास जा सकता है एंड डिमांड कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, क्योंकि उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। समझ गया कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पे कोर्ट में ऑर्डर द डिफॉल्टिंग पार्टी टू कैरी आउट द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन एप्लीकेबल व्हेन डैमेजेस आर इनएडिक्वेट, एग्जांपल यूनिक गुड्स, रियल एस्टेट, ट्रेड आइटम्स। ओके, डिस्क्रिशनरी रेमेडी नॉट ऑटोमेटिक। इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये बी के ऊपर छोड़ दो कि उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना है या नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि बी कोर्ट में जाएगा तो डायरेक्ट वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड कर रहा है, वो बी के ऊपर है, ठीक है, कि उसको कंपेंसेशन चाहिए, कि उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही कराना है, ठीक है। तो ये बहुत सारे केसेस में होता है, जैसे कोई रेयर एंटिक के केसेस में, कोई पेंटिंग के केसेस में, कोई स्पेसिफिक जैसे सिंगर की परफॉर्मेंस के केसेस में, या फिर कोई भी एक यूनिक आइटम के केसेस में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप क्लेम कर सकते हो, क्योंकि वहां पे क्या होता है, बंदा इमोशनली अटैच हो जाता है, नहीं मुझे तो वो चीज चाहिए, मतलब चाहिए, वो इतनी एंटिक थी तो वो मुझे ही चाहिए, काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो इसलिए वो कोर्ट में जाके कुछ यूनिक गुड्स के ऊपर ही कैन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अच्छा एक और चीज यहाँ पे आप अगेन एग्जाम्पल को भी गो थ्रू कर सकते हो, वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी एंड आपके लिए बोरिंग नहीं हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे इसको सिर्फ पढ़ नहीं रही हूँ, क्योंकि पढ़ने का काम तो आप भी कर ही सकते हो। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने पे बहुत दबाव डालती हूँ हमेशा, ताकि अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, आप उसके बाद खुद से अगर रीड कर लोगे ना, तो आपको वैसे भी पूरा टॉपिक बहुत ज्यादा क्लियर होने वाला है। नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है, कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं एग्जाम में, उसका आंसर राइटिंग कैसे होना चाहिए। सिर्फ अगर इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना तुम लोग, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, यू कैन एम फॉर एग्जामिनेशन इन लॉ, ठीक है। पास होने का तो छोड़ दो, एग्जामिनेशन को एम कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लो मेरे वीडियो लेक्चर से, और प्रैक्टिस सेशन में मैं ऑब्वियसली लेती हूँ बच्चों का, तो उसको भी अटेंड करो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, सूट फॉर इंजक्शन, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा ईगो बीच में आ जाता है। ईगो, अगर इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया, अगर ये मेरे लिए काम नहीं किया, तो ये किसी के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। नाउ दिस इज जो बोलते हैं ना ईगोइस्टिक पर्सन है, तो उसने क्या बोला कि अगर मेरे को नहीं दिया तो किसी को भी नहीं दे सकता, दैट इज सूट फॉर इंजक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सूट ऑफ इंजक्शन क्या बोलता है, कोर्ट रिस्ट्रेन्स अ पार्टी फ्रॉम डूइंग व्हाट दे प्रॉमिस्ड नॉट टू डू, प्रिवेंटिंग ब्रीच।
कंफ्यूज हो रहा है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझाती हूँ, ठीक है। ए हीरो है एंड इसने बी की मूवी को साइन कर लिया, ठीक है। अब ए ने बाद में बी को जाके, जो कि प्रोड्यूसर है, उसको बोला कि भाई मैं तेरे मूवी में काम नहीं कर सकता। बी को आ गया गुस्सा एंड बी ने गया कोर्ट में एंड ए के ऊपर सूट फॉर इंजेक्शन कर दिया कि भाई अब ए मेरे मूवी में काम नहीं कर रहा है ना, अब ए किसी और मूवी में भी काम नहीं करेगा। अगर वो किया तो कोर्ट तुमको वैसे भी रिस्ट्रेन कर चुके, अब तुम किसी मूवी में भी काम नहीं कर सकते। सो दिस ऑल्सो हैपन्स गाइस, ये ऐसी भी चीजें होती है प्रैक्टिकली। ओके, सो दैट इज सूट फॉर इंजेक्शन, यूजफुल व्हेन डैमेजेस कैन नॉट कंपेंसेट एडिक्वेटली, ठीक है। यहाँ पे बी को लग रहा है मैं तो खुद प्रोड्यूसर हूँ यार, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं क्या है वो हीरो से पैसे लेने वाला हूँ, मैं तो खुद ही प्रोड्यूसर था। अब यहाँ पे मैं उसको पैसों से नहीं मारूंगा, मैं मारूंगा उसको रस्टिकेट करके, पूरे के पूरे मूवी के फील्ड से ही मैं उसको रिस्ट्रेन कर दूंगा, ये कि और किसी के साथ मूवी नहीं साइन कर सकता फॉर सम period of time, 5 years, 10 years or something like that. Okay, so these are the normal situations which happens also in Bollywood. Okay, now this was suit for injection, and now compensation for a rightful recession, which is section number 75. It is similar to recession. Recession का already meaning आपको मैंने दे दिया है कि cancellation, ठीक है। that what this point says, this is again a repeated kind of point, पर यहाँ पे section number 75 लगा दिया है उन्होंने। if a contract is rightfully rescinded, the rescinded party can claim compensation for any damage caused by non-fulfillment. Already the point which we have learned. Ensures loss from breach is recoverable even when contract is terminate. Obviously वो recession वाले point में भी अपन ने यही पढ़ा था। So guys, these are all the remedies. ये finally ये पूरा का पूरा जो topic है वो हम लोगों ने cover up कर लिया है। पहले हमने पढ़े थे types of damages, फिर हम लोगों ने पढ़े कि भाई recession of contract कर सकते हो, कैंसिल करो, पैसा वसूल करो। क्वांटम मेरिटम इज फॉर द परफॉर्मिंग पार्टी, कि भाई उसने जितना काम किया है उतना उसको पैसा दे दो, री इंस्टीट्यूटरी इन नेचर एंड नॉट कंपेंसेटरी। उसके क्लेम करने के कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस थी जो कि हम लोगों ने अलग से पढ़ी। एंड देन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, की भाई जब सामने वाले पार्टी के लिए वो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है, फॉर एग्जांपल यूनिक आइटम्स, तो वहां पे वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे डिमांड कर सकता है। सूट फॉर इंजेक्शन, ईगो बीच में आ गया है तो वो कंपेंसेशन वसूल नहीं कर रहा है, रिस्ट्रेन कर दे रहा है सामने वाले पार्टी को। कंपेंसेशन फॉर राइटफुल रिसेशन इज सेम एज रिसेशन वाला पॉइंट, ठीक है। सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी कोई डाउट्स बच जाते हैं तो प्लीज डोंट बी शाय एंड आप एनी टाइम कमेंट कर सकते हो, एंड यू कैन आस्क मी कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर वीडियो बनवाना है तो ऑब्वियसली आई एम रेडी टू एंड हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद दैट स्पेसिफिक topic also. I'll create a separate video on that. Do share this video with your CA buddies and do subscribe and see you in our next class. Bye bye.